हेलो दोस्तों, आइए देखते हैं इस वीडियो में क्या खास क्वेश्चन आपके लिए आया है। और हाँ दोस्तों, यहाँ पर ध्यान रखें कि हम क्लास 10th का मैट्रिकुलेशन जो बिहार बोर्ड का एमपी बोर्ड या फिर यूपी बोर्ड है उसके लिए स्पेशल तैयारी करा रहा हूँ। इसमें आप इस चैनल के माध्यम से आप इस लायक बन जाइएगा अंततः कि आप 100 आउट ऑफ 100 मैथ में कवर कर सकते हो, 100 मार्क्स उठा सकते हो। बस आप कंटिन्यू बने रहिएगा। जो भी क्वेश्चन आपको दिया जाए पहले वीडियो को रोक कर आप उस क्वेश्चन को बनाएं। और एक चीज़ तो एकदम ध्यान रखें दोस्तों कि जब आप इस पढ़ रहे हों तो आपके सामने कॉपी और कलम जरूर निकला रहे, नहीं तो फिर कोई फ़ायदा नहीं रह जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो थोड़ा सा हम हट जाते हैं। आप पहले उसको रोक करके पूरा क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा और अपने अनुसार क्वेश्चन का ऑप्शन टिक कर लीजिएगा। फिर हम बताएंगे, उसको देख लीजिए क्या आंसर होता है। ये सबसे पढ़ाई का सबसे बेस्ट तरीका है। तो चलिए दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपने वीडियो रोक करके क्वेश्चन बना लिया होगा। चलिए तो आइए, और हाँ, पूरा सॉल्यूशन आपको अच्छा लगे तो थोड़ा सा हमें भी मोटिवेट कीजिए। तो उसके लिए बस करना क्या है, आपको बस इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करना है ताकि आप भी पढ़ें और आपके दोस्त लोग भी पढ़ें। तो चलिए आइए देखते हैं क्वेश्चंस का सॉल्यूशन। देखिए दोस्तों, आप पहला क्वेश्चन देख रहे होंगे आप लोग कि यदि x² + 5x + 8 के शून्यक अल्फा और बीटा है तो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या होगा। ये क्वेश्चन काफ़ी फेमस है मैट्रिकुलेशन बोर्ड के लिए। आप लोगों को मालूम होगा ये द्विघात बहुपद है, ठीक है, और द्विघात बहुपद के दो शून्यक है जैसा कि दिया गया है अल्फा और बीटा। तो द्विघात बहुपद में शून्यकों और गुणकों में संबंध चलता है, आप लोगों को मालूम होना चाहिए। आपको याद होना चाहिए कि अल्फा प्लस बीटा के लिए इस यहाँ पे फॉर्मूला लगता है -b/a। अगर जो 10th क्लास में होंगे डियर स्टूडेंट तो जरूर ये सब क्वेश्चन इसके बारे में मालूम। अल्फा इंटू बीटा का भी फॉर्मूला उपलब्ध है, आप लोग जानते होंगे c/a होता है। ऐसे क्वेश्चन के सॉल्यूशन के लिए आपको शून्यक निकालने की जरूरत नहीं होती, बस आप लोगों को ये ध्यान देना होता है कि a b c का वैल्यू क्या है। बस उसके अनुसार जो पूछेगा, योगफल पूछे, गुणनफल पूछे तो हम कर लेंगे। आपको देखिए द्विघात बहुपद इस तरह के क्वेश्चन में शून्यक नहीं निकालना है। शून्यक निकालिएगा तो टाइम लॉस्ट होगा और इससे बहुत सारे क्वेश्चन भी मिलेंगे जिसमें शून्यक निकलता ही नहीं है, निकलेगा फिर तो रूट उठा करके। तो इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखते हैं। आपको मालूम होगा कि x² का गुणक जो होता है वो a का मान होता है, तो यहाँ पे कुछ नहीं, तो a छुपा हुआ है, 1 छुपा हुआ है, a का मान 1 हो गया। b का वैल्यू x का गुणक होता है जो कि 5 है, और c आपका कांस्टेंट टर्म होता है जो कि 8 है। हमें चाहिए अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू -b/a लगता है फॉर्मूला, आप लोगों को मालूम होगा दोस्तों। तो -b/a, b का वैल्यू 5 और a का वैल्यू 1, तो आपको मिल जाएगा -5। तो आप लोग मिलाए होंगे, देख लीजिए आप किस तरह से बनाए थे और मेरा आंसर क्या है। तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही आंसर। तो अब सेकंड नंबर क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। आप लोग देख सकते हैं क्वेश्चन लिखा हुआ है समांतर श्रेणी एक दिया गया है जिसमें 6, 13, 20 ... 216 तक पद दिया गया, ठीक है। उसमें आपको मध्य पद पूछा गया। देखिए दोस्तों, मध्य पद पूछा जाएगा तो इसके लिए आपको n का मान निकालना पड़ेगा, ठीक है। n का मान निकालने के बाद आपको मध्य पद निकालना पड़ता है। अब उसके लिए क्या करना पड़ता है, n यदि तुम आपका जो n निकालें और वो आपका n विषम संख्या निकला तो n + 1/2वां पद आपका विषम पद होता है, सॉरी मध्य पद होता है। ध्यान से सुने दोस्तों, अगर जो n का मान विषम संख्या जैसे कि 15, 17, 21 ये सब आ जाए तो उस एपी का मध्य पद कौन सा होगा, तो n + 1, n में 1 जोड़िए और 2 से भाग दीजिए, वही आपका जो होगा मध्य पद होगा। और अगर जो दोस्तों इसके बाद चलिए देख लेते हैं, फिर टाइम ज़्यादा चला जाएगा। देखिए समांतर श्रेणी 6, 13, 20 और इसी तरह 216 तक गया हुआ है। इसके लिए आप देख सकते हैं, आप लोग जानते होंगे कि ये होता है a का मान 6 और ये होता है d का मान 13 - 6, कितना मिल जाएगा डियर स्टूडेंट, 7। और अंतिम वाला जो पद दिया गया यानी 216 जो है वो आपका tn होता है। कितना है दोस्तों, 216, और tn में से हम n निकाल लेंगे। तो tn का फॉर्मूला आप लोग जानते होंगे a + n - 1 × d, ठीक है। पहले आपको ये काम करने होंगे, फिर a का वैल्यू आप 6 रख दीजिएगा, n का तो निकालना ही है, n निकाल रहे हैं वही आपका मध्य पद देगा दोस्तों, ठीक है। और इंटू d कितना है डियर स्टूडेंट, तो d आपके पास है 7 और tn का वैल्यू टोटल कितना है, tn मेरे पास 216 है। अब कैसे होगा, तो बस n - 1 × 7, 6 उधर जाके घट जाएगा तो हो जाएगा 210, और 7 से आप 210 को काट सकते हैं, आप भली बातें जानते होंगे।
7×3 21 कटता है। कितना कटता है दोस्तों? 7×3 21, यानी n-1 का मान 30 हुआ और n का मान क्या हो जाएगा? तो 30 और 1 जुड़ जाएगा तो 31 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 31 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि हमें ये पता चला कि इस एपी में 216 तक कुल मिला के 31 पद होंगे। अगर जो पूछता समांतर श्रेणी 6 13 20 डॉट 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 216 तक कितने पद हैं, तो मेरा आंसर 31 होता कि हाँ भाई इसमें 31 पद है। लेकिन ये नहीं पूछा है, हमें मध्य पद पूछा है। कोई बात नहीं, वो भी निकलेगा। अब देखिए n का मान क्या है? 31 है, जो कि विषम संख्या है। और मध्य पद निकालिएगा तो मध्य पद कौन सा पद होता है? जो मध्य पद होता है तो आपको उसके लिए विषम संख्या आना है तो मध्य पद, आपका मध्य जो पद होगा n+1वां पद होगा, n+1/2वां पद होगा। दोस्तों ध्यान से समझिए, n+1/2वां का मतलब क्या हुआ कि n का मान डालिएगा 33 + 1/2, 31 1 32 हो जाएगा, 32/2 यानी कि 16 हो जाएगा। यानी आपका 16वां पद जो इसका होगा मध्य पद होगा। हमने ये खोज लिया कि भाई इसका मध्य पद कौन सा पद होगा, तो इसका 16वां पद जो होगा मध्य पद होगा। अब आप क्या कीजिएगा? 16वां पद निकाल लीजिएगा, वही आपका आंसर होगा। ठीक है, पहले हमने ये खोजा कि कौन सा पद इसका मध्य पद होगा, तो वह हमें पता चल गया 16वां पद होगा। अब 16वां पद है कितना, तो आप लोग जानते होंगे T16 निकालने के लिए, T16 निकालने के लिए आप लोग फॉर्मूला लगाएंगे a + n-1 × d का, तो आपके पास a + 15d मिलेगा। कितना मिलेगा? a + 15d, यानी आपको a का मान रखना है जो कि 6 है, +15 और d का मान रखना है जो कि 7 है। गुना जोड़ कीजिएगा तो 15 7 75 से, यानी 105 और जो 6 जोड़िएगा तो हो जाएगा कुल मिला के 111। तो 111 कौन से ऑप्शन है दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट आंसर है। ध्यान से फिर इस क्वेश्चन को रिवाइज करा रहे हैं दोस्तों। मध्य पद पूछेगा तो सबसे पहले उस एपी में कितने पद हैं आप n निकाल लीजिएगा। ठीक है, वही tn से लगेगा। अंतिम पद जो 216 है वो tn पद होता है। और उसके बाद n जब निकलेगा तो विषम संख्या है n, तो मध्य पद निकालने के लिए n+1/2वां पद निकालिएगा फिर। ठीक है, तो n+1/2वां पद का अर्थ आया कि 16वां पद हमें निकालना पड़ेगा। और 16वां पद जो मिला वो 111, वही आपका। इस एपी को लिखते जाइए, कितना बड़ा बड़ा करके 7 पद लिखते जाइए, 7 जोड़ जोड़ करके लिखते जाइए, 216 तक पहुंच जाएगा। और देखिएगा कि कौन सा बीचों बीच में आया है, तो वो 111 रहेगा। चलिए 3 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या बोला है। यदि एक उदग्र खंभे की ऊंचाई तथा उसकी छाया की लंबाई समान है। ध्यान से देखिए दोस्तों, खंभा जितना ऊंचा है उसकी छाया उतनी ही लंबाई का है। ठीक है, जितना खंभा का ऊंचाई है, ठीक है, उसकी छाया भी उतना ही लंबाई का है। ये खंभा है और उसकी छाया का ध्यान रखिए दोस्तों। जितना ऊंचाई का एक खंभा है मेरे पास अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन, ठीक है, इतना ऊंचाई का खंभा है तो उसकी छाया भी इतना ही है। आप लोग जानते हैं ऐसे में हमको ये वाला मिलाना पड़ेगा, अर्थात ये ऊंचाई दूरी का क्वेश्चन होता है और ये लंब होता है और ये आधार होता है। और किस क्वेश्चन में जो होता है आप लोग जानते होंगे, यहाँ पर वाला कोण कितना होगा। देखिए दोस्तों, अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन यहाँ पर ऊंचाई और छाया की लंबाई दोनों समान है, यानी जितना ऊंचा ये उतना ऊंचा यही है। ठीक है, तो आप उसके लिए ये नहीं कीजिएगा कि फॉर्मूला लगाएं, नहीं, बस आपकी सोच ही काफ़ी है। आप लोग जानते हैं थीटा कोण किस कोण के लिए लंब और आधार का मान समान होता है, तो वो 45 डिग्री होता है। 45 डिग्री पर लंब भी एक होता है और आधार भी एक ही होता है, और आपका कर्ण जो होता है √2 होता है। खैर उतना नहीं, समान है तो आपका आंसर जो होगा 45 डिग्री ही हो जाएगा। या फिर आप क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सोल्व कीजिएगा तो इसको मान लीजिए x लंब, तो आधार भी आपको x से मानना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि दोनों का ऊंचाई और छाया की लंबाई समान है, इसलिए आपको x से मानना पड़ेगा। अब थीटा निकालना है तो लगाइए फॉर्मूला tan थीटा का, क्योंकि लंब और आधार का रिलेशन है। और tan थीटा में फॉर्मूला चलता है लंब बटे आधार, तो लंब x और आधार भी x से x कटेगा डियर स्टूडेंट, आपके पास 1 मिलेगा। तो थीटा का कितना डिग्री पर मान tan का 1 होता है, तो वो आप लोग भली भांति जानते हैं 45 डिग्री, इसलिए थीटा का मान यहाँ पे 45 डिग्री, यानी आंसर आपका यही रह गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आप ध्यान से रखें दोस्तों, आप इस क्वेश्चन को पहले सॉल्व करें, उसके बाद मेरे जो बताया गया जा रहा है उसको देखें। ठीक है, बहुत फ़ायदा करेगा, इस तरह से पढ़ाई कीजिएगा, नहीं तो फिर तो बहुत ही दिक्कत हो जाएगी कि मतलब केवल देखिएगा आप सब सीख नहीं पाइएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बिंदुओं 4-1 तथा 2 3 के बीच की दूरी क्या है। देखिए दोस्तों, ये जो आपका है निर्देशांक ज्यामिति का क्वेश्चन है। ठीक है, और दूरी निकालने के लिए डिस्टेंस फार्मूला चलता है, दूरी बराबर फार्मूला चलता है √x1 - x2 का होल स्क्वायर, ठीक है,
प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। ध्यान से देखिए, अंडर रूट x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। अब इसमें आपको ये देखना पड़ता है कि x1/1 x2/2 कौन है। तो बहुत ही सिंपल है, पहला पॉइंट में जो मान दिया गया है वो x1/1 और दूसरा पॉइंट में जो दिया जाता है वो x2 और y2 होता है। ठीक है, x1/1 x2/2 हमको मिल गया, बस वैल्यू सेट करेंगे आंसर आ जाएगा। चलिए हम करके देखते हैं। अंडर रूट अपना काम करेगा। ठीक है, x1 माइनस x2, तो x1 का मतलब 4 डालिएगा। ठीक है दोस्तों, माइनस x2 का मतलब आप 2 डालिएगा। ये दूरी सूत्र निकाल, ये इसे बोला जाता है दूरी सूत्र। जब दो बिंदु दिया रहता है तो उनके बीच की दूरी कितना है वो हमें निकालें। दो बिंदु मतलब मान लीजिए यहाँ पे 4 माइनस 1 है और यहाँ पे 2 3 है, तो इसका बीच का कुछ ना कुछ दूरी होगा, उसी दूरी को निकालने का ये फॉर्मूला है। ठीक है, तो x1 माइनस x2 का आपको होल स्क्वायर लगाना पड़ेगा, फिर y1 माइनस y2 है। ठीक है, हम फॉर्मूला नोट कर दिए, आप लोग देख सकते हैं। तो y1 का वैल्यू -1, ठीक है, y2 का वैल्यू आपका 3 है, होल स्क्वायर करना है। तो देखिए, आप लोग भली बात नहीं जानते हैं, 4 में से 2 घटेगा तो आपके पास 2 बचेगा और 2 का स्क्वायर 4 होता है। आप लोग भली बात नहीं जानते हैं। -1 -3 कितना हो जाएगा दोस्तों, -4 हो जाएगा, और -4 का स्क्वायर कीजिएगा तो प्लस आपका 16 ही आएगा। ठीक है, और 16 4 जब जोड़ेंगे तो आपके लोगों के पास रूट 20 आएगा, और 20 का रूट तो सीधा सीधे निकलता नहीं है दोस्तों। 20 का रूट आपके पास डायरेक्ट नहीं मिलता है क्योंकि 20 किसी का वर्ग नहीं है। ठीक है, तो इसका आप सॉल्यूशन कीजिएगा तो कैसे करना पड़ेगा, गुणनखंड तो निकलता है ना, टेंशन मत लीजिए। 20 को लिख सकते हैं 2 गुना 2 गुना 5। ठीक है, 2 दूनी 4 4 5 20। आप लोग जानते हैं कि रूट में जब जोड़ा लगता है तो एक उससे बाहर निकलता है। 2 2 2 बार आ गया यानी एक जोड़ा लग गया, तो क्या होगा दोस्तों, 1 2 बाहर हो जाएगा। तो 1 2 बाहर हो जाएगा, लेकिन बेचारा 5 तो रूट में बच जाएगा, तो 2 रूट 5 इसका आंसर हो गया। ऑप्शन नंबर इसका डी जा रहा है। आप लोग उम्मीद करते हैं कि मिला लिए होंगे। तो देखिए दोस्तों, अभी तक 4 क्वेश्चन देखे हैं, तो भले ही 4 क्वेश्चन हुआ है लेकिन हम फार्मूला सबका देते जा रहे हैं। ठीक है, उससे बहुत सारे क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5 का सोल्यूशन देखते हैं। आपके पास दिख रहे होंगे, यहाँ पर दिया हुआ है a और b 2 ऐसे न्यून कोण है। क्या है न्यून कोण? न्यून कोण का मतलब क्या हुआ कि उसका वैल्यू 0 डिग्री से बड़ा होगा और 90 डिग्री से छोटा होगा। लेकिन दे रखा है कि साइन a और कॉस b उसके लिए बराबर होने चाहिए, यानी a और b। ध्यान से समझे दोस्तों, तो आपसे क्वेश्चन सीधा सीधे किया जाए कि किस कोण के लिए साइन और कॉस का मान बराबर होता है। ठीक है, जैसे कि 30 डिग्री लीजिएगा तो साइन का मान 1/2 होता है और कॉस का मान √3/2 होता है। क्या दोनों बराबर हुआ? नहीं हुआ। लेकिन 45 डिग्री के लिए लीजिएगा तो साइन का मान और कॉस का मान दोनों 1/√2 देता है। यानी इसी कोण के लिए याद होना चाहिए आपके, इसलिए टेबल याद रहना चाहिए। साइन 45 का भी 1/√2 और कॉस 45 का भी 1/√2 होता है। यानी साइन और कॉस का मान दोनों बराबर होना है अगर जो, तो आपको कोण का मान 45 डिग्री रखना पड़ेगा। तो यहाँ से हमें ये पता चल रहा है कि ए और बी का मान जो होगा बराबर होगा किसके? 45 डिग्री के। ध्यान से समझे दोस्तों, 45 डिग्री ही एक ऐसा कोण है जिसके लिए साइन और कॉस जो होते हैं वैल्यू बराबर देते हैं 90 डिग्री तक, यानी न्यून कोण तक। ऐसे तो और भी बहुत सारे मान हैं। ठीक है, आप लोग अगली कक्षा में पढ़ेंगे, 11वां क्लास में बहुत सारे मान पर होता है बराबर, लेकिन 90 डिग्री तक में 45 डिग्री ही है। और हमसे क्या पूछ रखा है कि a प्लस बी का वैल्यू तो बताओ। देखिए दोस्तों, a प्लस बी यानी दोनों को जोड़ दीजिए, तो a प्लस बी यानी कि क्या हो जाएगा, 45 प्लस 45 आपका 90 मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा दोस्तों? 90। तो ये तो चलो सीधा सीधे सोचने की बात हो गई। अगर जो हम सॉल्यूशन भी देखें तो बहुत ही आसान सा सॉल्यूशन होगा। कितना है मेरे पास? साइन a बराबर कॉस b। देखिए दोस्तों, आपको सीखना है। ठीक है, तो हम शॉर्ट रास्ता भी बता दिए। अब देखिए बात की, अगर जो 2 मार्क्स का आ जाए क्वेश्चन तो फिर क्या कीजिएगा, यानी कि अति लघु उत्तरीय प्रश्न आ जाए तो फिर तो बनाना ही पड़ेगा। तो इसके लिए आप क्या कीजिएगा, साइन a बराबर कॉस b है, आप इसको क्या करेंगे, साइन a को इधर रहने दें, तो कॉस थीटा आप जानते होंगे, लिख सकते हैं कॉस थीटा को क्या, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, यानी साइन 90 डिग्री माइनस b उसके आधार पे हो जाएगा। ठीक है, कॉस थीटा की जगह पे आप भली बातें जानते हैं कि हम लिख सकते हैं साइन 90 डिग्री माइनस थीटा। तो अब क्या हो जाएगा कि दोनों तरफ साइन बराबर मिल जाएगा। ठीक है, पहले था साइन और कॉस बराबर नहीं था, लेकिन चेंज किए तो साइन और साइन दोनों मिल गया। तो ऐसे केस में साइन और साइन मिल जाए, ये कॉस मिल जाए, tan मिल जाए, तो वो सब कैंसिल हो जाते हैं। यानी समान त्रिकोणमितीय निष्पत्तियाँ मिले तो वो कैंसिल हो जाता है। तो साइन और साइन दोनों कैंसिल हो जाएगा, आपके पास a बच जाएगा, इधर साइन कैंसिल उधर साइन कैंसिल, तो 90 डिग्री माइनस b
अब b को अगर जो इधर ले आइएगा, उधर b माइनस में है, इधर b लाइएगा तो आपका प्लस हो जाएगा, यानी हो जाएगा a प्लस बी। ठीक है, तो a प्लस बी मेरे पास 90 डिग्री सीधा सीधी आ गया। ठीक है, लेकिन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए हम जो सोच करके बना रहे हैं उसी तरीके से बनाइए, बढ़िया रहेगा, समय की बचत होगी। ठीक है, अगले क्वेश्चन में देखिए दो बेलनों की त्रिज्याओं का अनुपात क्या दिया, दो गो बेलन है जिसकी त्रिज्याओं का अनुपात दे रखा है। ठीक है, 1:2 और उसकी ऊंचाइयों का अनुपात 5:3 है। ठीक है, तो आयतनों का अनुपात क्या है। देखिए दोस्तों, ऐसे क्वेश्चन के सॉल्यूशन के लिए त्रिज्याओं का अनुपात, पहले बेलन की त्रिज्या r1 मान लेते हैं, दूसरे बेलन की त्रिज्या r2 मान लेते हैं। तो मेरे पास है r1 का वैल्यू r1 अनुपात r2, यानी पहला बेलन दूसरा बेलन 1:2 है दिया हुआ। ठीक है, और ऊंचाई h1 अनुपात h2 मान लीजिए। ठीक है, कितना दिया हुआ है दोस्तों, 5:3 है। r1 r2 और h1 h2, r1 r2 त्रिज्याओं का अनुपात, h1 h2 ऊंचाइयों का अनुपात। हमें करना क्या है, आयतन निकालना है। तो आप लोग जानते हैं पहले बेलन का आयतन लीजिएगा तो πr1 स्क्वायर h1। ठीक है, पहले बेलन के अनुसार πr1 स्क्वायर h1 होता है और πr स्क्वायर h होता है, लेकिन हमें r1 h1 डालना है ना, तो इसलिए नाम दे दिए हैं दोनों का अलग अलग। दूसरे का हो जाएगा πr2 का स्क्वायर, क्योंकि हमने r2 माना हुआ है। ठीक है, इंटू h2, तो पाई से पाई यहाँ पे क्या हो जाएगा, कट जाएगा, ये पाई पाई कट जाएगा। ठीक है, r1 स्क्वायर बटे r2 स्क्वायर, आप देख रहे होंगे r1 स्क्वायर बटे r2 स्क्वायर, r1 अनुपात r2, r1 अनुपात r2 का मतलब तो बटे ही होता है। ठीक है, आप लोगों को मालूम होगा। तो r1 बटे r2 का वैल्यू तो 1/2 मिलेगा, यानी कि या फिर ऐसे भी कर सकते हैं, जब अनुपात ही दिया है और अनुपात में लाना ही है तो इसका बड़ा सिंपल तरीका ये हो सकता है कि r1 का मान 1 और r2 का मान 2, r1 का मान 1 r2 का मान 2, उसी प्रकार h1 का मान 5 h2 का मान 3। अगर जो अनुपात लाना ही है तो आप सीधा भी रख सकते हैं कि भाई r1 का मान मतलब 1 का स्क्वायर और फिर h1 यानी कि कितना हो गया, 2 हो गया, h1 यानी कि आपके पास 5 हो गया, फिर आपका r2 का स्क्वायर, फिर h2, तो r2 का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर आप इस तरह से लगा सकते हैं, फिर h2 यानी कि 3, 1 का स्क्वायर आपका 1 ही मिलेगा और 1 × 5 कीजिएगा तो 5 ही रह जाएगा। ठीक है, और नीचे की देखिएगा तो 2 का स्क्वायर 4 और 4 × 12 हो जाएगा, तो आपके पास अनुपात बच गया 5:12। कितना हो गया दोस्तों, 5:12। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं 7 नंबर क्वेश्चन, क्या कहा गया है, यदि 1 4 x 5 तथा 12 का माध्य 7 है तो x का मान बताइए। देखिए 1 4 x 5 तथा 12 का माध्य 7 है, तो माध्य बराबर कुछ बहुत ही आसान सा ये सब फॉर्मूला है। माध्य बराबर फॉर्मूला होता है सभी संख्याओं का योग बटे कुल संख्याओं की संख्या, या ऐसे भी सुने होंगे कुल परिणामों का योग बटे कुल परिणामों की संख्या। ठीक है, चाहे जो भी सुने आप, जहाँ भी पढ़े होंगे, लेकिन फॉर्मूला यही चलता है। कुछ नहीं करना है, सबका बस जोड़ना है, और सब कितना है 1 2 3 4 5, 5 गुना हुआ उसका माध्य 7 दिया हुआ है और 5 से हमें भाग दे देना है, जोड़ना है और 5 से भाग दे देना है, यानी कि क्या हो जाएगा 1 + 4 + x + 5 + 12, 5 को कुल मिला के है, 5 संख्याएं मेरे पास उपलब्ध है बटे 5, और इसी का वैल्यू दिया गया है दोस्तों 7। ठीक है, इसी का वैल्यू 7 दिया गया है। माध्य बराबर हमने क्या बोला, सभी परिणामों का योग बटे कुल परिणामों की संख्या। हालांकि बहुत सारा और फॉर्मूला होता है, सिग्मा fx बटे सिग्मा f, बहुत सारा नियम चलता है। ठीक है, फिर भी सिंपल फॉर्म यही है, सबको को जोड़िए और कुल कितना है 5 को है तो 5 से भाग दे दीजिए। जोड़िए दोस्तों, कितना है 12 5 17, 17 4 21, 21 1 22। ठीक है, और 10 7 दूनी 14 हो जाएगा। फिर से जोड़ लेते हैं, कहीं मिस्टेक तो नहीं है। 12 5 आपका हो गया 17 और 17 4 21, 21 1 22, और चलिए बढ़िया है 22 हो गया और प्लस x, और ये जो 5 भाग में 35 से हो जाएगा, उधर 7 से गुना हो करके, तो आपका 35 हो गया। x बराबर क्या मिलेगा, घटाना पड़ेगा, तो आपके पास 13 बच रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, इसका आंसर दोस्तों 13 आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। तो उम्मीद करते हैं कि पहले आप इसको बनाने का प्रैक्टिस करे होंगे। ठीक है, और 8 नंबर बहुत ही धाकड़ क्वेश्चन है, बोल सकते हैं जिसकी भाषा में। ठीक है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के अंतः वर्ग का क्षेत्रफल बताइए। 8 सेंटीमीटर त्रिज्या, यानी कि आपको एक वृत्त बनाना पड़ेगा जिसकी त्रिज्या 8 सेंटीमीटर हो। त्रिज्या कितना हो दोस्तों, 8 सेंटीमीटर, ध्यान रखिएगा इसका, फिर हम पूछेंगे क्या बोला, वाले वृत्त के अंतः वर्ग, अंतः मतलब उसके अंदर एक वृत्त बना, एक वर्ग बना होगा। क्या बना होगा दोस्तों, अंतः वर्ग मतलब हुआ
कि उसके अंदर एक वर्ग बना होगा। अंतः जब भी दे देगा मतलब अंदर, बाह्य दे देगा मतलब बाहर। ठीक है दोस्तों, तो हमें क्या दिया है, अंतः वर्ग। तो अंतः वर्ग कैसे बनेगा, तो आपको बस ऐसा बनाना है कि इसके वृत्त जो शीर्ष होते हैं वर्ग के, वो वृत्त की परिधि पर रहें। ठीक है, चारों शीर्ष वृत्त के परिधि पर और पूरा वृत्त के अंदर रहें। ठीक है, तो ये आपका बन गया एक वर्ग। अब देखिए कैसे रिलेशन बनेगा, हमें वर्ग का क्षेत्रफल चाहिए, इसका क्षेत्रफल चाहिए। तो वर्ग का क्षेत्रफल तो भुजा स्क्वायर होता है। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर। तो भुजा तो पहले मिल जाए। तो भुजा मेरे पास है, कहाँ दिया हुआ, नहीं दिया हुआ, कोई बात नहीं, टेंशन नहीं लीजिए, हम बताते हैं। देखिए दोस्तों, त्रिज्या तो है ना वृत्त का, ध्यान से देखिएगा। त्रिज्या क्या होती है ना, यहाँ पर से परिधि पर कहीं भी पॉइंट मिला दीजिए, वो त्रिज्या कहलाता है। तो चलिए हम यहाँ पे मिला देते हैं इधर से, तो इधर 8 हो जाएगा, और इधर से भी मिला देते हैं तो इधर 8 हो जाएगा, यानी पूरा पूरी बहुत आता है। ये आपका व्यास है वृत्त का। वृत्त का क्या है, व्यास है, और टोटल लंबाई 16 हो गई। वृत्त का तो चलिए व्यास है, लेकिन वर्ग का क्या विकर्ण नहीं है दोस्तों। विकर्ण का नाम सुने हैं, ठीक है, विकर्ण ये है। ठीक है, और किसी भी वर्ग का विकर्ण हमको मिल गया 16 है। ठीक है, और किसी भी वर्ग का विकर्ण निकालने का फॉर्मूला होता है √2 गुने भुजा। क्या होता है दोस्तों, √2 गुने भुजा होता है। तो √2 गुना भुजा मान लीजिए 1 है, और इसका मान ही 16 दिया गया है। कितना दिया गया है, 16। ठीक है, और आप लोग जानिए कि अगर जो काटना चाहते हैं तो काट दीजिए, नहीं तो फिर रहने दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, हम उसे नेक्स्ट में सॉल्व कर लेंगे। चलिए, ये मिल गया हमें, इस वर्ग की भुजा मिल गई √16 बटे 16 बटे √2। काट छाट नहीं कीजिएगा, काट छाट कर दिएगा तो हर का प्रमेयकरण करना पड़ेगा, ऐसे बहुत बढ़िया है, रहने देंगे। हमें चाहिए इसका क्षेत्रफल, और क्षेत्रफल होता है, वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा का स्क्वायर। क्या होता है, भुजा का स्क्वायर। तो भुजा मिल गया है 16 बटे √2। अब हमको चाहिए इसका क्षेत्रफल यानी एरिया, एरिया बोलते हैं इंग्लिश में। 16 बटे √2 का स्क्वायर कर दीजिएगा, यही आपको आंसर दे देगा। तो चलिए करते हैं, करेगा कौन, हम ही करेंगे। 16 का स्क्वायर हो जाता है 256। ठीक है, और √2 का स्क्वायर हो जाता है आपका 2 ही तो मिलेगा, क्योंकि स्क्वायर से तो केवल रूट हटता है। आप इसको काट छाट कीजिएगा तो डियर स्टूडेंट मिल जाएगा आपको 128। कितना मिल जाएगा, 128। अब चूंकि ये क्षेत्रफल है तो क्षेत्रफल का मात्रक मीटर स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर बन जाएगा। तो देखिए ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है दोस्तों, तो ये कुल आपका 8 क्वेश्चन हम लिए थे आज के इस सेट में, और बहुत ही ताबड़तोड़ क्वेश्चन है। ठीक है, और लगातार आप कंटिन्यू बने रहिएगा तो बहुत ही फ़ायदा मिलेगा, इसमें कोई फ़ायदा छोड़ के घाटा का सवाल ही नहीं है। और हाँ, थोड़ा सा शिकायत आ रहा है कि क्वालिटी वीडियो पता तो चल रहा होगा, लेकिन थोड़ा सा क्वालिटी मेरा चेहरा हो रखा ख़राब लग रहा है। ठीक है, तो उसके लिए टेंशन नहीं लीजिए, आपको पढ़ाई करना है, पढ़ाई बस ध्यान से दिखे। ठीक है, धीरे धीरे सब सुधार हो जाएगा। चलिए, तो इस उम्मीद के साथ कि आप लोग सीख रहे होंगे, अपना रिवाइजन कर रहे होंगे, और प्रैक्टिस आप लोग जारी रखिए। प्रैक्टिस ही एकमात्र तरीका है जो पढ़ाई को सर्वोच्च संपन्न बनाता है। ठीक है, और कोई भी कितना भी पढ़ लीजिए, कोई उपाय नहीं है जब तक प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए नेक्स्ट सेट में मिलते हैं, और अच्छा वीडियो लगाए तो दोस्तों में शेयर जरूर करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।